डियर स्टूडेंट, क्लास 12th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आज मैं सैटरडे यानी 20 अगस्त 2022 के टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन लेके आया हूँ। क्वेश्चन पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहीं से क्लिक करके पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आंसर की भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप उस आंसर की को डाउनलोड करके उसकी आंसर की को मैच कर सकते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन हैं यूपी बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आए भी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा किया भी है और बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जिन्होंने इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए हैं। तो आज मैं इस टेस्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा, यानी काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं उन 20 क्वेश्चन की सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहा है इस, और ये एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चों अगर डाइपोल की बात करें, द्विध्रुव की बात करें, तो ये द्विध्रुव हो गया -q + q। ठीक है, दो बराबर आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति होनी चाहिए। ये हो गया इस डाइपोल का सेंटर, यानी इस द्विध्रुव का ये केंद्र हो गया। अब बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = Q × 2L। ठीक है, ये एक डाइपोल मूवमेंट हो गया जिसकी डायरेक्शन जो होती है बच्चों वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, यानी माइनस से प्लस की ओर होती है। यानी इसमें ऑप्शन होना चाहिए माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋण से धन आवेश की ओर। तो कहने का मतलब यह है कि पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बच्चों वो डी रहेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां r हैं अनुक्रमानुपाती है। अब बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यही इसी डाइपोल की बात करें तो ये हमारा डाइपोल हो गया -q + q, ये उसका सेंटर। और अगर हम तीव्रता की बात करें तो चाहे आप अक्षीय स्थिति में ले लें, यानी एक्सियली पॉइंट पर ले लें, इस पी पॉइंट पर ले लें, चाहे निरक्षीय स्थिति पे ले लें, चाहे इक्वाटोरियल की बात कर लें। ठीक है, अक्षीय को हम बोलते हैं एक्सियली पॉइंट और निरक्षीय को बोलते हैं हम इक्वाटोरियल पॉइंट। तो हम इन दोनों पर बात करें तो बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/r³ के प्रोपोर्शन में रहता है। कैसे? अगर हम अक्षीय की बात करें, यानी अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता निकल के आती है वो आती है 1/4πε0 और 2p/r³। वहीं अगर हम बात करेंगे, अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो अगर निरक्षीय स्थिति में आप चेक करेंगे तो 1/4πε0 p/r³। ठीक है, तो ये अक्षीय स्थिति। अब यहाँ से देखेंगे आप E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है 1/r³। यहाँ पर E 1/r³ की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में रहता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ये भी पूछ सकता है कि जो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है, यानी एक्सियली पॉइंट पर जो तीव्रता होती है, यानी अक्षीय स्थिति पे जो तीव्रता है वो निरक्षीय स्थिति के इक्वाटोरियल के डबल होती है। यानी यहाँ पर जो तीव्रता होगी इस पी पॉइंट पर वो इस पी डैश की डबल होगी। ठीक है ना, तो ये रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो इस हिसाब से दूसरे का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कह रहा है वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये वैद्युत क्षेत्र बन गया मेरा। ठीक है, E, और इस वैद्युत क्षेत्र में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये द्विध्रुव रखा हुआ है और ये द्विध्रुव हो गया, यानी AB एक द्विध्रुव हो गया, ये इसका -q A पर और B पर +q। ठीक है, ये आपको पता है बीच का सेपरेशन 2L रहता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टॉर्क अगर निकल के आता है इसका डेरिवेशन भी मैंने कराया हुआ है, तो टाउ = वो निकल के आता है PE sin थीटा। ठीक है, यानी टाउ = होता है P × E, यानी P × E जो रहता है, P × E का जो आंसर रहता है वो
टाउ के आंसर के इक्वल होता है, यानी कि जो P क्रॉस E की डायरेक्शन है वो टाउ की डायरेक्शन होती है, यानी जो टॉर्क रहेगा, आघूर्ण रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चों, P क्रॉस E। तो इस हिसाब से बच्चों तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट होना चाहिए, तो ये तीसरे का बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरी से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। अब ये ले लीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, यहाँ प्रोटॉन मान लीजिए, और दोनों का जो सेपरेशन है वो 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब बच्चों ये आपका डाइपोल नहीं बन गया, क्योंकि ये द्विध्रुव बन गया, क्योंकि द्विध्रुव की खासियत होती है कि दो बराबर आवेश होते हैं और बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर पे ये है कि दोनों का जो चार्ज रहता है वो अपोजिट रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसका आवेश रहता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसमें न्यूमेरिकल में पूछ रहा है कि निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो डाइपोल मूवमेंट मैंने अभी बताया P = होता है Q × 2L, यानी P = Q, Q का Q हो गया ये आवेश, एक आवेश ले लीजिए 1.6 × 10⁻19, और इसमें डिस्टेंस जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। अब बच्चों ये आपको आना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर 10⁻10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P = आ जाएगा 1.6 × 10⁻29। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻29, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है बिल्कुल, कूलम मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फोर्थ का सी। अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। मेहनत कीजिए, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको ही बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। एक वैद्युत क्षेत्र जो है बच्चों वो किसको विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन में दे रहा है गामा रेज को, गामा किरणों को। दूसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें एक्सरे को। तीसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें अल्फा पार्टिकल को, अल्फा कण। और चौथे नंबर पे दे रहा है न्यूट्रॉन को। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक्सरे भैया सीधी बात है, जहाँ चार्ज पार्टिकल होगा वहीं पर फोर्स लगाएगा, वहीं पर डिफ्लेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जहाँ पर चार्ज नहीं होगा तो वहाँ कैसे मतलब उसको फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है, मोमेंटम वगैरह दे देगा। तो गामा रेज हुआ, ठीक है, चाहे एक्सरे हुआ, ये चार्ज लेस हो गए, इनमें कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो बचा क्या, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो वैद्युत क्षेत्र है वो केवल अल्फा पार्टिकल को ही विक्षेपित करेगा। मान लीजिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, प्लस का 2e इसका चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, यानी ये अल्फा कण को क्या करेगा, विक्षेपित करेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, विशेषकर हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे, उनको तो ये गलती करनी ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि एक धन आवेशित वस्तु में किस चीज़ की कमी या किस चीज़ की अधिकता होती है। भाई मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बता रखा है आपको, जो एक्स्ट्रा सीरीज चल रही है उसमें भी बताया है, रेगुलर लेक्चर में भी बताया हुआ है आपको कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये एक धन आवेशित वस्तु है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, इसका मतलब इस पर हमेशा और हमेशा और हमेशा आप लर्न कर लीजिए क्या कमी है, इस पर अधिकता किसकी है, प्रोटॉनों की, यानी पॉजिटिव की अधिकता है, यहाँ पर धनात्मक आवेश की अधिकता है। और किसकी कमी दिखाई दे रही है, ऋणात्मक आवेश की कमी दिखाई दे रही है, यानी कि हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी दिखाई दे रही है हमें। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, अब देखिए पहला क्या ऑप्शन है, न्यूट्रॉन की अधिकता। न्यूट्रॉन बच्चों चार्जलेस होता है, ठीक है, इस पर आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन होते तो ये बच्चों वस्तु धनावेशित ना होकर ऋणावेशित हो जाती। आप ऐसे सोचो, ऑप्शन को लेके सोचो, ठीक है, चारों ऑप्शन को मैच करा के देखो कहाँ गलत है कहाँ सही है, तब आपके अंदर क्लियरिटी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तभी तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है प्रोटॉनों की कमी, अब वही प्रोटॉनों की कमी होगी तो भाई सीधी बात है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो और सही ऑप्शन है वो है सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे हम 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब यार ये तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिन बच्चों को गलत हुआ है तो भाई उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है, पहला ही टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 8 कूलम आवेश की, तो Q की वैल्यू दे रखी है 8 कूलम। E आपका मूलभूत आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और n आपसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। Q का मान हो गया 8 और ये हो गया 1.6 × 10⁻19। आप इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ 10 16 5 80 यानी 5 × 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5 × 10⁻19, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। यानी 7 का जो रहेगा बच्चों वो ए रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है। अब ये 4 गुना होता है, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, ये बराबर होता है। सोचिए, अब यार ये बात कर रहा है अल्फा कण के आवेश की, तो बच्चों अल्फा कण का जो आवेश होता है इसको लिख लीजिए अपने नोट्सों में। अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटोनों के आवेश का 2 गुना होता है, ठीक है। प्रोटोनों के आवेश का कितना होता है बच्चों, 2 गुना होता है, डबल होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, यानी इसका जो चार्ज होगा वो प्लस का 2e होगा, यानी कि प्लस का 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि ये चार्ज कितना होगा 3.2 − 10⁻⁻19 कूलम। ये बात रट लीजिए बच्चों, अल्फा कण का पार्टिकल जो आवेश रहेगा वो प्रोटोनों के आवेश का डबल रहेगा, 2 गुना रहेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और इस लॉजिकल क्वेश्चन को जिन्होंने सोच के सही किया है भाई उनकी मैं प्रशंसा करूंगा, लेकिन जिनका गलत हुआ है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आप फ्रस्ट्रेट ना होइए, डरे नहीं, आगे मेहनत कीजिए, अच्छा ही होगा। 2 समरूप धातु के गोलों को प्लस Q और माइनस Q आवेश दिए हैं। अब ये बच्चों 2 समरूप हैं, 2 आइडेंटिकल मतलब धातु के स्फीयर्स हैं, गोले हैं, ठीक है। एक को तो पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसकी सरफेस पर रिजाइड कर गया है, ये हो गया मान लीजिए पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा है आपका नेगेटिव, ये दूसरा गोला जो है बच्चों कैसा है, नेगेटिव। अब कह रहा है कि अब क्या होगा, दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर हो गए कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, धनावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये धनावेशित गोला है, ये ऋणावेशित गोला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए कि जब आप चार्ज करते हो, ठीक है, जब आप चार्ज करते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो मैंने आपको बताया है चार्जिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि हमें मान लीजिए जब धनावेशित चार्ज किया होगा तो इसका मतलब इस बॉडी से आपने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है, दोनों का समान साइज है, समान त्रिज्या है, समान शेप है, सब आकार वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। समरूप धातु बोल रहा है, धातु भी सेम है, चलिए दोनों की धातु भी समान है। अब बात कर रहा है कि भाई अगर हम इनको चार्ज करेंगे, एक को पॉजिटिव किया है एक को निगेटिव किया, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, रिमूव हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, रिमूव हो गया होगा। और ये बॉडी को जब चार्ज किया होगा तो आपने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो ये नेगेटिव चार्ज होगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी तो अब ये पॉजिटिव चार्ज होगी। इसका मतलब ए और बी की बात करें तो जब आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लिए तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया, यानी ए का द्रव्यमान कम हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी ए जो वस्तु धनावेशित है उसका द्रव्यमान हमेशा कम रहेगा और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये 2 बिल्कुल करेक्ट है कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। यानी 9 का जो आंसर है बच्चों वो रहेगा बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है बोर्ड के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात पूछा है।
तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा शहती, शहती मतलब मास यानी द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी Q/m का रेशियो पूछा है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करेंगे 9.1 × 10⁻31 kg। चलिए इसको ही लेते हैं हम। अब दोनों का ले लीजिए, Q/m निकालना है, तो Q/m की वैल्यू कितनी आएगी? Q की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 और यहाँ जो वैल्यू है वो है 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 1, ये पॉइंट से पॉइंट हटाइए तो 16/91 मल्टीप्लाई बाई, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये बचेगा 10⁻12 प्लस का 12, क्योंकि ये आप माइनस करेंगे ना, 31 ऊपर जाएगा, 31 - 19 करेंगे और ये 12 भी बचेगा प्लस का। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से 10 थोड़ा सा कैरी ले लीजिए तो ये 160 × 10⁻11 हो गया, अपॉन में 91 हो गया। अब 91 का डिवाइड दे दीजिए 160 में तो इजीली चला जाएगा, तो ये हो गया 1 तो 91, ये बचा 9 और यहाँ से बचेगा 15 यानी 6 बचा, पॉइंट लगाइए 0। अब इसमें ऑप्शन हिट कीजिए 1.10⁻11 कौन सा है ऑप्शन? 10⁻11 यानी ये ए पार्ट दिखाई दे रहा है। 7 टाइम करके देखते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63। हाँ, तो फिर यही ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। इसका जो 10वें का क्वेश्चन का आंसर है वो ए ही पार्ट रहेगा। 10वें का जो ए है यानी कि इसका जो आंसर है 1.77 × 10⁻11 और ये यूनिट बनेगी कूलाम पर kg। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रट्टा भी मार लीजिए, 1.77 × 10⁻11 kg। फिर से ये 7 टाइम चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है और द्रव्यमान है उसका जो रेशियो रहेगा 1.77 × 10⁻11 कूलम पर kg रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मेहनत कीजिए बच्चों, आप जितनी मेहनत करेंगे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा। टेस्ट सीरीज लगाइए, डीएसपी फिजिक्स पे जितनी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो उतनी सीरीज लगाइए। आप देखते हैं कैसे नंबर नहीं आते हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये बच्चों बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है न्यूटन पर मीटर, कूलाम न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, जूल पर न्यूटन। तो बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन, 11 का सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। न्यूटन पर कूलाम की बात कर रहा है क्योंकि आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है Q × E। ठीक है, वैद्युत जो बल होते हैं वो QE के इक्वल होता है, यानी E का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा? F/Q के। F हो गया न्यूटन और Q हो गया कूलाम। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि एक सदिश राशि होती है। तीसरे नंबर पे ये कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वैद्युत बल की ही दिशा में होगा, यानी कि जिधर वैद्युत बल लगेगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। देखिए ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन यहाँ पर भी। अब यहाँ पर ऑप्शन चेंज किए हैं, ये वोल्ट पर मीटर की बात कर रहा है, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर वोल्ट। तो इसका राइट आंसर बच्चों ए ही रहेगा, 12 का ए यानी वोल्ट पर मीटर रहेगा इसका आंसर। ये वोल्ट पर मीटर कैसे आएगा? क्योंकि आप जानते हो कि V इज इक्वल टू होता है -E.dr। ठीक है, अगर हम मॉड लेके इसे बात करेंगे तो V इज इक्वल टू हो गया E.dr। यहाँ से E का मान आएगा, विभव प्रवणता वाले फॉर्मूले में पढ़ाया है मैंने, V/dr, यानी ये आ गया वोल्ट और dr मतलब डिस्टेंस यानी मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इधर राइट आंसर जो कि ए पार्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 13 पे इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण कितना होगा? ए कितना होगा बच्चों? ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान भी है। ठीक है, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र और E, और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसका आवेश कितना हो गया E और इसका द्रव्यमान कितना है m। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है इसका त्वरण कितना होगा। अब बच्चों यहाँ पे जो त्वरण होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है F = ma। ठीक है, अब बच्चों एक बात दिमाग में रखना, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना, यहाँ पर मैं कंसेप्ट बता दूँ कि ये आवेशित कण है और आवेशित कण किस में रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो आवेशित कण जब अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो
कहने का मतलब ये है कि इस पर बल लगेगा। अब चाहे ये रेस्ट पे हो चाहे ये मूविंग कंडीशन पे हो, इस पर 100% वैद्युत बल लगेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ यही आवेशित कण किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, तो अगर ये रेस्ट पर होगा तो कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये गतिमान अवस्था में होगा तो बल का एक फॉर्मूला रहता है Q इंटू वी क्रॉस बी, तो वो उस पर चुंबकीय बल लगेगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो हमेशा मूविंग पार्टिकल्स पर ही लगती है, मूविंग चार्जेस पर ही लगती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है यानी वैद्युत बल है वो हमेशा और हमेशा रेस्ट चार्ज पर भी लगेगा और मूविंग चार्ज पर भी लगेगा। तो अब बच्चों अगर मैं बात करूं कि इसमें हमसे पूछा है कि इसका त्वरण कितना हुआ यानी F इक्वल टू एम ए, तो इस पर लगने वाला जरा बल निकाल लूँ मैं। F कितना होगा बच्चों, तो F बराबर हो जाएगा, F का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, यानी F बराबर हो जाएगा, Q कितना है बच्चों यहाँ पर, इसका आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन का E, और वैद्युत क्षेत्र किसमें गतिमान है E में, तो यानी F का मान E इंटू ई आ गया। अब ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, इस F का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों m इंटू ए, यहाँ से एक्सीलरेशन का मान यानी त्वरण का मान आ जाएगा E मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन एम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, E मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन एम। ठीक है, तो 13 का जो ऑप्शन है वो सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, यानी 13 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14, आवेश Q एक घन के कोने पर रखा है, एक कॉर्नर पर रखा हुआ है। चलिए देखते हैं इसको, एक कॉर्नर हो गया, ये घन हो गया हमारा। ठीक है, घन में 6 फलक हो गए और ये 8 कॉर्नर हो गए, यानी 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो एक कोने पर रखा है और ये सभी तलों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, सभी नहीं होगा, एक तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे कॉर्नर पर रखा हुआ है कोई एक आवेश प्लस का Q। ठीक है, ये प्लस का Q मान लीजिए किसी भी कॉर्नर पर। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं अच्छी तरीके से, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम से, वो होता है यानी कि लाइन इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनसाइड यानी Q भीतर Q अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। अंदर Q ही रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से वो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चों। अब ये कॉर्नर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 का आप क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो इसका राइट आंसर Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, क्योंकि प्लस का Q रखा हुआ है कॉर्नर पर। तो अब यहाँ पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा आई एम वेरी सॉरी, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। आवेश का एक खोखला गोला, ये हॉलो स्फीयर है और ये चार्ज है अच्छी तरीके से। अब बच्चों ये बात दिमाग में रखना कि इसकी फील्ड वगैरह जो बनेगी वो सब आउटवर्ड बनेगी, रेडियली आउटवर्ड बनेगी। और ये वैद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न नहीं करेगा यार, वैद्युत क्षेत्र अपनी खुद की पोजीशन पर डिफाइन नहीं होता, यानी कि ई जो बनेगा रेडियली आउटवर्ड ही बनेगा। और फिर कहने का मतलब ये है कि अंदर कोई आवेश नहीं तो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं, तो इसका मतलब यही होगा कि ये किसी अंदर वाले बिंदु पर मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, ये सब बाहर की तरफ ही वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ वैद्युत क्षेत्र रहेगा और ये अंदर की सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यानी ई जो रहेगा आंतरिक सतह पे, इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखना आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा बच्चों किसी आंतरिक बिंदु पर ही रहेगा, यानी 15 का जो ऑप्शन रहेगा बच्चों वो रहेगा ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एक लॉजिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है कि एक साबुन का बुलबुला आवेशित करते हैं तब यह क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, या परिवर्तन नहीं होता, या डेटा पूर्ण है। अरे यार सीधी बात है यार, ये साबुन का बुलबुला, ये साबुन का बुलबुला ले लीजिए। ठीक है, अब आपने इसको आवेशित किया, कैसा भी आवेशित कर दीजिए, मान लीजिए मैंने रिल आवेशित किया,
तो ये नेगेटिव 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 ये सब कुछ मैंने इसे चार्ज कर दिया अच्छी तरीके से। अब जब नेगेटिव चार्ज करूंगा तो ये क्या करेगा, इन नेगेटिव नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षित बल लगेगा, ठीक है। ये नेगेटिव इस नेगेटिव पे प्रतिकर्षित बल लगाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये नेगेटिव ये इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा, यानी कुछ कंडीशन ये हो जाएगी कि ये जो साबुन का बुलबुला है अगर आपने इसे चार्ज कर दिया तो ये इसकी रेडियस एक तो बढ़ जाएगी, इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी और ए आकार में बढ़ जाएगा बच्चों, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये दूर दूर भागेगा, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ना होके एक्सपैंड हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर है 16 का बी पार्ट। 16 का जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, बी पार्ट, यानी ये फैलेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों बोल रहा है ये आपसे कि 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। यार सीधी बात है, ये 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये है 4 माइक्रोकूलम का आवेश और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब यार सीधी बात है, ये जितना इस पर बल लगाएगा उतना ही बल इस पर लगाएगा, कूलम के नियम यही कहता है, कूलम का नियम यही तो कहता है, दो चार्जों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, समान रूप से लगेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है कूलम लॉ का ये आपको पता ही है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं F = K Q1 Q2/r², ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ से चाहे Q1 का मान हो गया मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम, ये लीजिए, Q2 का मान हो गया 4 माइक्रोकूलम यानी 4 × 10⁻⁻6 कूलम, और जो बीच का डिस्टेंस है वो है सेपरेशन 10 सेंटीमीटर यानी 10 × 10⁻²मीटर मीटर। अब यहाँ पर Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, आपको R भी पता है। अब चाहे F12 निकालिए तो भी फॉर्मूला यही रहेगा और F21 निकालिए तो भी वही रहेगा, यानी F12/F21 करेंगे आंसर 1:1 नहीं आएगा, या हम कह सकते हैं F12/F21 = 1:1, बराबर बराबर बल लगाएगा, सीधी बात है। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, देख के हिट करना था आपको। 17 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17 का ये रहेगा जो बच्चों ऑप्शन वो डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एल भुजा के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा है, ये लीजिए, ये मैंने क्यूब बनाया यानी एक घन बना दिया, इस घन के केंद्र पर क्या रखा हुआ है, इसकी साइड एल दे रखी है, पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, किसी एक प्लेन की बात कर रहा है, वही सवाल जैसे भी पहले कराया था, अब ये प्लेन की बात कर रहा है, तो यार सीधी बात है, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स की बात करेंगे गॉस लॉ से, तो जो टोटल फ्लक्स निकल के आएगा वो फाई टोटल = आ जाएगा क्यू इनसाइड यानी क्यू ही रखा हुआ है अपॉन ε0। अच्छा ये जो फ्लक्स होगा वो बच्चों 6 फलकों से होके निकलेगा, 6 फेस है इसमें, तो एक फलक से यानी फलक की पूछ रहा है ना, एक तल से या फलक से, तो एक फलक से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक फलक से निर्गत फ्लक्स वो हो जाएगा आपका Q अपॉन ε0। ये तो टोटल 6 फलकों से निकला हुआ है, यानी इसमें आप 6 का एक भाग और दे दीजिए भाई, 6 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स है Q/ε0, 6 से निकलने वाला फ्लक्स कितना है Q/ε0, तो एक से कितना निकलेगा 6 का अब भाग दे देंगे, तो इसका आंसर Q/6ε0 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 18 का बी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आवेश Q एक घन के कोने पर रखा गया है, घन के सभी तलों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वही क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 19 और आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर हो गया 14, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सही है, जिसका इसमें ऑप्शन सही दिया हुआ है 19 का सी पार्ट हो जाएगा Q/8ε0, ये मैंने करा दिया है अभी, क्वेश्चन नंबर आप 14 को चेक कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। यार सीधी बात है, कोई भी ये बंद सरफेस मान लीजिए, अब यहाँ पर n वैद्युत द्विध्रुव हो, भैया द्विध्रुव की खासियत होती है नेगेटिव पॉजिटिव बराबर बराबर, है ना। मान लीजिए a- का Q1 प्लस का Q1,
दूसरा ये रखा हुआ है प्लस माइनस का Q2 प्लस का Q2 फिर डॉट 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 ये माइनस का Qn प्लस का Qn। अब यार नेट चार्ज कितना हो गया, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है Q इनसाइड यानी Q भीतर है ना अपॉन एप्सिलॉन 0। अब Q कितना है, टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज, क्योंकि आप देखेंगे एडिटिविटी प्रॉपर्टी को है ना, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आवेश को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। तो आप टोटल आवेश देखिए नेट आवेश कितना है, ठीक है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। यहाँ आवेश हो गया 0, नेट आवेश, नेट चार्ज आवेश तो है लेकिन नेट कितना है, परिणामी कितना है, टोटल कितना है, टोटल निकालिए। तो Q1 माइनस Q1 0, Q2 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0, Qn माइनस Qn इक्वल टू 0, यानी नेट चार्ज तो बच्चों यहाँ 0 है, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट, यानी 20 का जो बच्चों ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस की सीरीज, आप लोग पढ़ते रहिएगा, इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। डीएसपी फिजिक्स हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।